हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है फ्रेंड्स, वो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बेस्ड है और ये है अतुल सुभाष का केस। अतुल सुभाष जो एक 34 ईयर के थे व्यक्ति, बेंगलोर में या आईटी कंपनी में जॉब करते थे, एक एआई इंजीनियर थे। इन्होंने सुसाइड कमिट किया और इस सुसाइड से जस्ट पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया जो उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करा। इस वीडियो को और उनके पूरे केस को देखकर ये समझ में आता है कि अतुल सुभाष विक्टिम बने इंडिया के वन साइडेड इंक्लाइंड जुडिशियल सिस्टम का, जो मैरिटल लॉज से कंसर्न्ड जो रिलेटेड लॉज हैं, जो वन साइडेड टोटली इंक्लाइंड हैं फीमेल साइड पे, वाइफ की साइड पे, जिनका ग्रॉसली मिसयूज़ किया जाता है एक पार्टी से। कितना फ्रीडम है एक पार्टी को कुछ भी केस फाइल करने का, जितना मन चाहे उसको लड़ने का और फिर जब मन करे उसको विड्रॉ कर लेने का। ये कितना फ्रीडम है एक पार्टी के पास ये सब करने का। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम करते हैं, ब्राइब के फॉर्म में, करप्शन की फॉर्म में, इनकॉम्पिटेंसी की फॉर्म में, वो स्टार्ट होता है लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट्स, उसके जजेस का क्लैरिकल स्टाफ, लॉयर्स का स्टाफ, और ये हर जना इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस का पार्ट है। और इसका इन सब चीज़ों का जो विक्टिम बना अतुल सुभाष। अतुल सुभाष ने अपनी मैरिज में होने वाली टेंशन्स और उसके बाद जो उन्होंने लीगल बैटल लड़ी, उसके बाद उन्होंने 9 दिसंबर को सुसाइड कमिट कर लिया। इस केस में ये बात आज तक हमने सिर्फ सुनी थी, मूवीज़ में डायलॉग सुने थे, पर ये चीज़ टोटली कंफर्म इस केस में होती दिखती है कि कानून अंधा होता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये झूठ है। और कानून अंधा होता है क्योंकि जो लोग कंसर्न हैं, जो लोग गवर्निंग बॉडी है, पूरे लॉ मेकिंग मैकेनिज्म है जो इस कंट्री का, जो लॉ को बनाता है, ड्राफ्ट करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या ये नहीं दिख रहा कि लॉ के कुछ सेक्शंस, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस का किस तरह ग्रॉसली मिसयूज इंटेंशनली किया जा रहा है। वो मिसयूज जस्ट टू मेक द अदर पार्टी फील मोर स्ट्रेसफुल, ज़्यादा हैरेसमेंट देने के लिए वो किया जा रहा है। और ये सब हैरेसमेंट जो किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है? टू एक्सटॉर्ट मनी, पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए। लॉ जो भी जुडिशियल सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जजेस, लॉयर, क्लैरिकल स्टाफ, सब के सब ने एक्सटॉर्शन करने का बिजनेस खोल रखा है, सब ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। फोर्थ टॉपिक जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो है हमारे देश के पॉलिटिशियंस जिन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, जिन मुद्दों पे डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या वो रियल मुद्दे हैं जिसकी जो कंसर्न, जितनी कंसर्न ये उन मुद्दों के लिए दिखाते हैं, क्या वो उतने रियल मुद्दे हैं, क्या वो उतने खतरनाक मुद्दे हैं इस कंट्री के लिए, या उसके अलावा भी कुछ ज़्यादा कंसर्न है जहाँ पे कुछ टॉपिक्स और ज़्यादा, उनसे ज़्यादा खतरनाक है, जिस पे उनका ध्यान होना चाहिए, जो एक्चुअली में चर्चा का मुद्दा बनना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो केस हुआ अतुल सुभाष का, अतुल सुभाष एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर थे, बेंगलोर में आईटी कंपनी में ये इनकी नौकरी थी और बहुत अच्छा वो वहाँ से सैलरी अर्न करते थे, काफ़ी अच्छी उनकी जॉब थी और सब कुछ उनका वेल सेटल्ड था वहाँ पे। वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एआई इंजीनियर थे एंड अच्छा पैसा कमाते थे, बेंगलोर में रहते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, अपनी एज से ज़्यादा ऊपर के प्रोफेशनली कमिटमेंट्स, कैपेबिलिटीज़ थी उनमें, अपने एज के बाकी लोगों से कई लेवल ऊपर के वो प्रोफेशनल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो
जो उनका वीडियो देख के, जो वीडियो में उन्होंने कहा है, उस सब को देख के समझ के ये समझ में आता है कि जो उनका कैरेक्टर कैसा था और वो किस टाइप से, कितना उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसा था। पेरेंट्स उनके बिहार में रहते थे और वो बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे, वो गरीब थे, पर ये अतुल सुभाष बेंगलोर में रहते थे, अच्छी जॉब करते थे और अच्छी सैलरी अर्न करते थे। ये अमीर थे, पैसे वाले थे। तो अब इन्होंने शादी.com वेबसाइट पे अपने लिए एक शादी के लिए मैच ढूंढा एंड इस मैच को ढूंढने के बाद उनकी इनसे शादी हुई। अब अतुल सुभाष का केस बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है कि अगर आप अपनी मैरिज के लिए प्रपोजल्स को इवेलुएट कर रहे हैं तो आप कैसे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए, किन चीज़ों को देखकर आपको ये परख लेना चाहिए कि ये रेड फ्लैग है, और इग्नोर रेड फ्लैग्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेड फ्लैग्स पता लगते ही, समझ में आते ही उस प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहिए। अब अतुल ने जो मैच ढूंढा अपने लिए शादी.com पे, वो बहुत सारे उसमें रेड फ्लैग्स थे। अतुल अनअवेयर थे, अतुल को इन सब का नहीं जानकारी थी, वो रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है, मैं ये चीज़ इसलिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि अतुल ने क्या क्या रेड फ्लैग्स को मिस कर दिया और वो इग्नोर कर दिया उनको। मैं इसमें रेड फ्लैग्स जो बता रहा हूँ ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस से बता रहा हूँ कि मे बी एक केस से मैं ये लर्निंग और कई लोगों को दे सकूं जो मे बी आज की डेट में प्रपोजल्स इवेलुएट कर रहे हों या जो मैरिजेबल एज के हों, ताकि उनसे ये मिस्टेक रेड फ्लैग्स को मिस करने की ना हो और वो रेड फ्लैग्स उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये उनको आसानी से आ सके। उन्होंने जो मैच ढूंढा, उनको उसकी प्रोफाइल जो ऑनलाइन दिखी उसमें उनको पता चला कि ये फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो लिखा गया हुआ था, जो उनको पता लगा कि वो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc इन कंप्यूटर साइंस है एंड अभी वो एज फाइनेंशियल एनालिस्ट कहीं जॉब करती हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैरिज की बात आगे बढ़ी और जब फिज़िकली ये मिले तो पता चला जो ये लड़की थी, इनका जो पेरेंटल हाउस था वो जौनपुर में था, एक तबेले के पीछे, और एक तबेले के पीछे इनका घर था। इस फैक्ट से जो लड़की वाले थे वो भी बहुत इस फैक्ट के लिए शर्मिंदा थे कि ऐसी जगह पे वो रहते हैं। अब जब फिज़िकली मीटिंग हुई और ये चीज़ निकल के आई कि तबेले के पीछे घर है, जो लड़की के फादर हैं उनकी बहुत लंबी मेडिकल हिस्ट्री है और उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम थी उनको, और बहुत सालों से उनकी ये प्रॉब्लम चल रही थी। लड़की की मदर हाउसवाइफ थी एंड जो लड़की का भाई था, जो ब्रदर इन लॉ उनका होता, वो एक नालायक इंसान था, लूज़र था। जैसा कि लड़की और लड़की की माँ कहती हैं कि वो नालायक था, लूज़र था, कोई काम नहीं करता था। तो इस टाइप का उनका पूरा फैमिली के मेंबर्स का प्रोफाइल था। अब इस प्रोफाइल की स्क्रीनिंग बहुत ही ठीक से की जानी चाहिए थी और इसी में रेड फ्लैग्स पता लगते कि क्या क्या है। अब बाद में ये पता चला जब ये केस हो गया, जब शादी हो गई, कि जो लड़की की एक्चुअल जॉब थी वो एक कॉल सेंटर की प्रोफाइल वाली जॉब थी, जिसमें कि कस्टमर सर्विस एनालिस्ट थी वो, जिसको फाइनेंशियल एनालिस्ट बोला गया। कस्टमर के कॉल्स को रिसीव करना, उनकी सर्विस रिक्वेस्ट को अटेंड करना और उनको रिजॉल्व करना, ये उनका जॉब प्रोफाइल था। अब इस टाइप की जो जॉब्स होती हैं बहुत ही कन्वीनियंट होती हैं। जो ये जॉब्स होती हैं लड़कियों के लिए बहुत कन्वीनियंट होती हैं, क्योंकि इसका जो प्री रिक्विजिट होता है कि एक तो 24 से 32 साल की जो एज की गर्ल्स होती हैं उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाई एक्सपीरियंस, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये किसी भी इंडस्ट्री में इस टाइप की जॉब्स बनी होती हैं, उनका भले ही आप टाइटल कुछ भी दे दो, वो टाइटल आपको एक्चुअली में सिग्निफाई नहीं करेगा कि उनका रियल क्या फंक्शन है, बट उसमें कोई भी हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई उसका आगे फ्यूचर में करियर ग्रोथ नहीं है होती, और अनप्रोडक्टिव प्रोफाइल्स जो होती हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, उन सब में इस टाइप की जो लड़कियां होती हैं एम्प्लॉयड होती हैं। और ये जॉब जस्ट होती हैं बायोडाटा पे लिखने के लिए कि हाँ लड़की कुछ
काम कर रही है, कोई जॉब कर रही है। एक्चुअली में वो जॉब किसी काम का नहीं होता। आप भी अगर अपनी कंपनी में देखने की कोशिश करोगे, चेक करने की कोशिश करोगे, तो जितने भी अनप्रोडक्टिव प्रोफाइल्स होते हैं, जिसमें से कि कई प्रोफाइल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई भी हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उन सब में लड़कियां पोस्टेड होती हैं, लड़के पोस्टेड नहीं होते। तो इस टाइप का प्रोफाइल था इनका, एक कॉल सेंटर का जो प्रोफाइल होता है, कॉलिंग प्रोफाइल जो होता है, जिसमें ये लड़की जॉब करती थी। अब इससे जब इन दोनों का आप प्रोफाइल कंपेयर करो, अतुल का एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और जो वो जॉब करते थे उसका प्रोफाइल, और जो इन्होंने मैच ढूंढा अपने लिए, इसमें कितना बड़ा मिसमैच था, कितना बड़ा गैप था। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की लिविंग कंडीशंस। अब अतुल कितने सालों से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बैंगलोर जैसी सिटी में रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर वे का वहाँ का एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं, उसके वो यूज टू हैं। और एज कम्पेयर टू दिस इन्होंने एक ऐसी लड़की को शॉर्टलिस्ट करा अपने लिए, अपनी मैरिज के लिए, कि जो यूपी में रहती हैं, मतलब यूपी में रहती हैं, होम टाउन जिनका जौनपुर में है, एंड वहाँ पे वो कॉल सेंटर प्रोफाइल में वो जॉब करती हैं। इंटेलिजेंस लेवल में कितना गैप है, जहाँ अतुल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर थे, अच्छा पैसा अर्न करते थे, उनके सामने एक कॉल सेंटर प्रोफाइल का एक दूसरा पर्सन था। तो इसमें इंटेलिजेंस लेवल का कितना गैप है, नेचर का कितना गैप है, अपब्रिंगिंग जो है, फैमिली की जो मेंबर्स की प्रोफाइल है, जिसमें कि लड़की के फादर जो हैं वो लॉन्ग मेडिकल हिस्ट्री है उनकी, वो कुछ काम नहीं करते, जो लड़की का भाई है वो कुछ काम नहीं करता, नालायक है। तो बेसिकली फैमिली को फ्यूचर में इनकम का कोई भी सोर्स, रेवेन्यू का कोई भी सोर्स उस फैमिली के पास नहीं है, मदर हाउसवाइफ है। तो फैमिली को फ्यूचर में फैमिली कैसे सस्टेन करेगी, ये अतुल को एक रेड फ्लैग दिखना चाहिए था कि फ्यूचर में जो लड़की के पेरेंट्स हैं, जो जिसमें एक मेडिकली बड़े अनफिट हैं, जो बीमारियां हैं जिनको कई सारी, और मदर हाउसवाइफ हैं, और ब्रदर कुछ करता नहीं है, ऐसी फैमिली से अगर मैं अपना रिश्ता जोड़ता हूँ तो किस तरीके से इनकी फैमिली फ्यूचर में अपने आप को सस्टेन करेगी। कहीं ये मेरे ऊपर ही तो नहीं निर्भर है, या मेरे ऊपर सोच तो नहीं रही निर्भर होने का। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जो मिस हो गया। अतुल अपनी अगर सैलरी देखें तो वो बहुत अच्छी, बहुत हैंडसम वो सैलरी अर्न करते थे कंपेयर टू व्हाट द गर्ल वाज अर्निंग। तो अब इसमें ये सब चीज़ें जब ध्यान नहीं दी, इग्नोर हुई, उसके बाद इनकी एंगेजमेंट हुई, एंड एंगेजमेंट के बाद अतुल अपने वीडियो में बताते हैं कि कैसे आफ्टर एंगेजमेंट बट बिफोर मैरिज वो लड़की कम बोलती थी। अतुल बहुत टॉकेटिव टाइप के इंसान थे, ज़्यादा बातचीत करना उनको पसंद था, एंड कंपेयर टू दैट लड़की बहुत कम बोलती थी, अतुल से खुल के बात नहीं करती थी। तो अतुल को उसमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या उन्होंने इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करा कि जो लड़की है जो कम बोलती है, ये इट्स अ मार्क ऑफ हर इंटेलिजेंस एंड विजडम। वो लड़की बहुत समझदार, वो बहुत वाइज लड़की है, इसलिए वो कम बोलती है। तो एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हुई, जिसकी उन्होंने बहुत ही भारी कीमत चुकाई, कि सुसाइड किया उन्होंने। और इसके जैसे अभी बहुत और भी रेड फ्लैग्स हैं जो आपको दिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आप अपने आप को अवेयर कर लो, और वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लड़की की माँ जो थी, उनका पति जो लड़की के फादर थे, उनकी मेडिकल हिस्ट्री इतनी लंबी, काफ़ी लंबी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने भी उनको ये कहा था कि उनके पास शायद ज़्यादा टाइम नहीं है, एंड जल्दी अगर शादी हो जाए तो अच्छा है। एंड लड़की का भाई भी कुछ नहीं करता था। तो बेसिकली लड़की की फैमिली का फ्यूचर में सस्टेन्ड होने का कोई भी सोर्स नज़र आ नहीं रहा, कि किस सोर्स के बेसिस पे वो सस्टेन करेंगे फ्यूचर में। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो अतुल को देखना चाहिए था। एंड ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन मार्क और रेड फ्लैग्स होंगे जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ये आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ही लर्निंग रहेगी इसमें आप लोगों के लिए, और जितने भी लड़के जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सकेंगे कि कैसे मैच को एनालाइज करना चाहिए, कैसे अपने लिए सूटेबल मैच ढूंढना चाहिए, पहचानना चाहिए। जो चीज़ आपको ऑनलाइन नज़र आ रही है ज़रूरी नहीं है वो जेन्युइन हो, उसके लुक
सी थ्रू करके असलियत क्या है पीछे वो पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब अतुल की एंगेजमेंट के बाद फिर मैरिज हुई, एंड मैरिज के बाद वो मैरिज बैंगलोर में ही हुई, एंड बैंगलोर में जब मैरिज हुई उसके बाद लड़की ने जॉब छोड़ दी, द गर्ल वॉज जॉबलेस। फिर एंड जॉबलेस होने के साथ साथ उनकी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था वापस से जॉब करने का, एंड कुछ टाइम बाद उनके फादर एक्सपायर हो गए, जो उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी वो जो भी थी उसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। एंड इस चीज़ को गलत ढंग से एक गलत केस जो सेक्शन 302 का मर्डर केस लगाया अतुल उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, लड़की और उसकी फैमिली ने, कि फादर एक्सपायर हुए। क्यों? क्योंकि अतुल ने 10 लाख की डाउरी की डिमांड करी और उसके शौक से फादर एक्सपायर हो गए। जबकि इन सम अदर केस द गर्ल एडमिट्स एक्सेप्ट्स दैट हर फादर एक्सपायर्ड ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज। तो ये चीज़ हुई। फिर कुछ समय बाद जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हुई, एंड प्रेगनेंसी के बाद अतुल जो अपने वीडियो में बताते हैं कि सिचुएशन और ख़राब हो गई और टॉक्सिक हो गई। लड़की लंबे लंबे टाइम के लिए कई कई घंटों अपनी माँ से बात करती थी, एंड जो उनकी मदर थी उनको इस टाइप की बातें बताती थी, आसपास किन लोगों में क्या झगड़ा हो रहा है, कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, चुगलियाँ जिसको कहते हैं हम, चुगलियाँ करती थी। फिर साथ ही साथ नेगेटिविटी इतनी सारी एक लड़की को देती थी जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। एंड जो लड़की थी वो कोरियन मूवीज़ देखा करती थी, एंड कोरियन मूवीज़ को देखकर उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि मेरा पति जो अतुल है वो एक कोरियन मैन की तरह बिहेव करे, और उनकी कुछ बहुत ही अनरीजनेबल और सेंसलेस सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस भी थी अतुल के साथ, जो जानने के लिए आप अतुल ने जो वीडियो अपलोड करा है उसको आप देखिए, आपको पता चलेगा कि किस हद तक की अनरीजनेबल सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन उस लड़की की थी अतुल से। एंड इसका उल्टा क्या कर रही है उस लड़की ने, क्या करा, उसने सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स का केस फाइल करा अतुल के ऊपर। मतलब अतुल अननेचुरली लड़की के साथ जो सेक्स अटेम्प्ट कर रहा है ये केस फाइल करा, पर रियलिटी जो वीडियो में अतुल बता रहा है वो ये थी कि लड़की की कुछ अनएक्सेप्टेबल टाइप की सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस थी जो अतुल ने डिनाई कर दिया पूरी करने से। और वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिमांड्स थी, वो क्या थी वो उस आप अतुल का जो वीडियो अपलोडेड है आप उसको देख के समझ सकते हैं। लड़की क्योंकि प्रेग्नेंट थी, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, और उनकी प्रेगनेंसी में भी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब करा था हेल्दी फूड खाना एंड फिजिकल एक्टिविटी करना, जो वो लड़की रेगुलरली नहीं करती थी। लड़की फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी, वो घर का कोई काम नहीं करती थी। घर के काम के लिए हाउसमेड लगा रखी थी, कुक लगा रखा था अतुल ने। एंड कोविड के दौरान की बात है जब बच्चा हो गया एंड जब कोविड की सेकेंड वेव या के दौरान की बात है जब हाउसमेड नहीं हुआ करती थी, तो अतुल ही थे जो घर का सारा काम करते थे, बच्चे का सारा काम करते थे, खाना का अरेंजमेंट करते थे, बाथरूम की सफाई करते थे, सारा काम अतुल करते थे। एंड अतुल ने अपने वीडियो में ये बताया है कि किस तरीके से जो उनकी वाइफ थी उनको जानबूझकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी, झगड़े करती थी। बच्चे का जो फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया बच्चे का जो डाइपर है जो ख़राब हो गया है उसको डस्टबिन में फेंकने की बजाय वो ज़मीन पे फेंक दिया करती थी, और बच्चा फिर उसमें गंदगी, बच्चा क्योंकि चलने लायक हो गया था, ज़मीन पे चलता था, तो उससे वो गंदगी ना फैलाए, और अतुल को बार बार उस जगह को साफ करने के लिए पोछा लगाना पड़ता था, बच्चे के कपड़े चेंज करने पड़ते थे। तो ये वो इंटेंशनली करती थी। वो डस्टबिन में भी तो उस खराब डायपर को फेंक सकती थी, पर वो नहीं फेंकती थी, वो उसको ज़मीन पे ही फेंक दिया करती थी। अब लड़की की जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी, जो इस वीडियो में अतुल बताते हैं वो क्या थी, वो बोलते हैं कि लड़की की फैमिली वाले चाहते थे कि उनके बिजनेस प्लान्स को अतुल स्पॉन्सर कर दे। अब उनके बिजनेस प्लान क्या थे कि उनकी जो भी ट्रेडिंग का वो काम करते थे अतुल उसके लिए उनको पैसा दे, और वो सर्दियां आने से पहले सर्दियों का माल सस्ते में खरीद लें एंड सर्दियों में उसे महंगे दाम पे बेच दें और प्रॉफिट वो कमा लें। इस टाइप की उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी जिसको वो चाहते थे अतुल स्पॉन्सर कर दे।
अतुल ने अपनी वाइफ के प्रेशर में आकर एक बार 3 लाख का अमाउंट दिया लड़की की फैमिली को। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट सीजन में 15 लाख की या नेक्स्ट ईयर 15 लाख की डिमांड करी। तो 15 लाख की डिमांड भी अतुल ने अंडर प्रेशर आके वो भी पूरी करी। एंड फिर थर्ड उनकी ऐसी अल्टीमेट डिमांड हुई कि वो उन्होंने डिमांड किया कि ब्रदर इन लॉ के लिए जौनपुर के सेंट्रल एरिया में एक घर खरीदना है जो 1 करोड़ का है। एंड उस 1 करोड़ के घर की फंडिंग के लिए 50 लाख रुपए अतुल से डिमांड की गई। तो अतुल ने जब ये कहा कि आप नए घर के लिए पैसा ले रहे हो, इससे पहले पुराना पैसा तो आप वापस करो, तो इस पे फिर वही लड़ाई झगड़े और बहस हुई। तो अतुल ने वो 50 लाख की डिमांड पूरी नहीं करी। जो उनके ब्रदर इन लॉ थे उनके पास खुद के 10 लाख रुपए थे एंड 90 लाख उनको बोरो करने थे, जिसमें 50 लाख की डिमांड इन्होंने अतुल से करी। जब अतुल ने अपने पुराने दिए हुए पैसे के रीपेमेंट के लिए लड़की के फैमिली वालों को कहा, तो लड़की की माँ ने ये बोला कि जब हमारी लड़की की जो जॉब लग जाएगी, उससे जो वो पैसा कमाएगी, हम उस पैसे से आपका ये जो अमाउंट है जो हमें रीपे करना है ये सेट ऑफ कर देंगे। अब इसमें जब अतुल ने अपोज ये करा कि मैं लड़की को मेंटेनेंस अमाउंट भी दे रहा हूँ पर मंथ, और वो जो पैसा कमा रही है उससे मैं मेरी जो पुराना पैसा है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया था उसका मैं सेट ऑफ ले लूँ, तो ये क्या अरेंजमेंट हुआ। तो इसमें लड़की का कहना, लड़की की माँ का ये कहना था कि लड़की के पैसों पे क्या हमारा हक नहीं है? हमने लड़की को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा करा, खिलाया पिलाया पढ़ाया, तो लड़की जो पैसा कमा रही है हमारे को क्या उस पर हक नहीं है? तो इसमें मेरा ये कहना है कि अतुल ने जैसे अपने वीडियो में बताया कि अतुल ने कैसे अपनी वाइफ को उस जिस जॉब को वो करती थी, जो एक्सटेंचर में उनकी फाइनली जॉब लगी लास्ट में, उस जॉब के लिए कैसे अतुल ने अपनी वाइफ को पढ़ाया, प्रिपेयर कराया। हालांकि वो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस थी, फिर भी उनको कुछ कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, कोडिंग नहीं आती थी, वो सब अतुल ने सिखाया। और अतुल ने उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा, उनको ग्रूम करा, उनके इंटरव्यूज़ अरेंज कराए अलग अलग कंपनीज़ में, और कई सारी उनको रिजेक्शंस जब मिली उसके बाद फाइनली उनकी जॉब जब एक्सेंचर में लगी, तो अतुल ने भी ये सब जो करा, तो क्या अतुल भी ये कह दे कि जो भी पैसे वो कमाएगी उसमें मेरा हक है क्योंकि मैंने ये इनपुट डाला है? अब जो भी पढ़ाई माँ बाप ने कराई उससे तो ये जॉब नहीं लगी ना। एक्चुअली में तो जॉब लगी, जो जॉब लगी उसमें जो पढ़ाई काम आई या जो प्रिपरेशन काम आई वो सब तो अतुल ने कराई थी। तो अब इसमें ये उनकी माँ का कहना कि हमने पढ़ाया है लिखवाया है तो इसलिए हमारा हक बनता है, इसका क्या लॉजिक बनता है? एंड लास्टली अतुल उसके पेरेंट्स ने उसके ब्रदर से लड़की और लड़की वालों की फैमिली की ये एक्सपेक्टेशन थी कि कि ये तीनों जौनपुर आए और अपना इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं उसकी हम सब रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। तो जो अतुल ने एक्सेप्ट नहीं करी है डिमांड, एंड अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ कि अतुल ने सुसाइड कर लिया। अब अतुल जैसे लाखों करोड़ों लड़के हैं जो अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं और उनकी सैलरी से वो इस देश में टैक्स भरते हैं, और उस टैक्स से कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम, हमारा लॉ, हमारी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन उस टैक्स का भी होता है। तो इतना जो टैक्स हम देते हैं उससे उन लड़कों को अब इस केस के हो जाने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली अगर आगे कुछ हो गया तो कैसे यही जुडिशियल सिस्टम, यही जो लॉ है, किस तरीके से उन्हीं के लिए ही उन्हीं को वीक बना रहा है और वो इस लॉ का कैसे शिकार बन जाएंगे, जैसे अतुल ने सुसाइड करा। तो यही वो वजह है कि जो इस टाइप के हाईली क्वालिफाइड अच्छी जॉब वाले जो लड़के होते हैं या जो इतने क्वालिफाइड होते हैं जिनको अच्छी जॉब मिल सकती है, वो इस देश में क्यों फिर रहना पसंद करेंगे? वो देश को छोड़ के ही जाना पसंद करेंगे ना। जब इस देश में फ्यूचर में अगर कुछ गड़बड़ होए तो लॉज ही ऐसे बने हुए हैं जो टोटली वन साइडेड हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि कहाँ रहें और मतलब देश में रहने का क्या फ़ायदा? तो
इस टाइप के जो लड़के होते हैं उनको अपने ही लेवल का मैच ढूंढना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ऑनलाइन ना ढूंढें, फिजिकली ढूंढें, अपने अगल बगल ढूंढें जहां वो ठीक से चेकआउट कर सकें, वेरीफाई कर सकें और जहां पे चांसेस ऑफ गलत मिसलीड होने के या होने के या धोखा खाने के कम हो। तो ऑनलाइन इस मैच मेकिंग वाले कॉन्सेप्ट को अवॉइड करना चाहिए। तो इससे इनका जो एक केस हुआ, इससे हमें क्या टेक अवे या क्या हमारे को लेसन सीखना चाहिए कि जो भी इंसान है जो अच्छी सैलरी कमा रहा है, जो अमीर है, जो ऐसा कोई लड़का है, तो उसको अगर अमीर लड़की नहीं मिलती, क्योंकि अतुल के केस में वो मिलना टफ था क्योंकि अतुल का फैमिली बैकग्राउंड गरीब था, उनके पेरेंट्स गरीब थे, तो मे बी अमीर लड़की उनको एक्सेप्ट नहीं करती, पर अतुल को इतना अमीर के अपोजिट जो गरीब लड़की से भी उनको ये चीज़ मतलब ये मैच अपना नहीं बैठाना चाहिए था। उनको कुछ मिडिल क्लास लड़की के साथ अपना मैच वो ढूंढते, पर उन्होंने ऐसा हुआ नहीं। और ये भी वैलिड नहीं है कि ये सोचना भी वैलिड नहीं है कि गरीब घर की लड़की ले आओ, जैसा आप रखोगे वो हो जाएगी, जैसा आप रखोगे वो एडजस्ट कर लेगी, कि गरीब घर की लड़की है तो मुंह नहीं खोलेगी, दबके रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दबके क्यों रहेगी, आपको दबाना ही क्यों है। पर ये सोचना कि दबके रहेगी ये भी गलत है, और आपको दबाना है ये सोच के अगर आप शादी कर रहे हो तो आप भी गलत कर रहे हो। तो जनरली क्या होता है कि जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, जो तो सबसे बड़ी उन घरों में यही टेंशन होती है कि लड़कियों की शादी कैसे होगी। अब ये चीज़ हमने कई मूवीज़ में भी देखी है कि जो लड़की की फैमिली एकदम गरीब होती है, उनका सबसे बड़ा जो चिंता का विषय होता है वो यही होता है कि यार लड़की की शादी कैसे करेंगे। लड़की का भाई भी यही चिंता करता है, लड़की का बाप भी यही चिंता करता है। तो जब सबसे बड़ी जो रुकावट है शादी या चिंता है शादी, जब यही सॉर्ट आउट हो गई, अतुल जैसे किसी अच्छे लड़के ने, अमीर लड़के ने अगर ये शादी की रुकावट सॉर्ट आउट कर दी, उसके बाद तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। उसके बाद तो बल्कि जो गरीब लेवल से लड़की आती है वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, उसकी फैमिली और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर स्पॉन्सर कराने के लिए, सस्टेन कराने के लिए एक सोर्स दिखाई देता है अपने जो होने वाले दामाद हैं उसमें। तो अब ये जो केस हुआ है अतुल का, बहुत ही ट्रैजिक, बहुत ही दुखद केस है। इससे क्या एमर्ज होता है इस केस से कि जो लॉ है उसका ग्रॉसली मिसयूज़ एक पार्टी, मतलब एक टाइप के जो मतलब लॉ का ग्रॉसली मिसयूज़ फीमेल्स कर रही हैं, वाइफ कर रही हैं, और लॉ टोटली इंक्लाइंड है टूवर्ड्स वन जेंडर और वो है फीमेल। एक्सटॉर्शन का पूरा ये बिजनेस सेटअप है जिसमें जजेस भी एक्सटॉर्ट कर रहे हैं मनी, लॉयर्स भी कर रहे हैं, उनका क्लैरिकल स्टाफ भी कर रहा है, लड़की भी कर रही है। और ये एक्सटॉर्शन किया किससे जा रहा है, ये लड़के से किया जा रहा है। ये पूरा सिस्टम ही एक्सटॉर्शन पर बेस्ड है। क्यों? और इसी वजह से लॉज जो हैं वो लड़कों के लिए इतने डिफ़िकल्ट टू कंप्लाई हैं, और केस का लड़ना लड़कों के लिए इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हरासमेंट लड़के को होगी, और जितना ज़्यादा हरास आप लड़के को करोगे वो उतना वीक पड़ेगा, उतना वो कमज़ोर पड़ेगा, और आपकी जो अनड्यू डिमांड्स हैं, क्लेम्स हैं, उसको पूरा करने के अलावा उसको कोई और रास्ता दिखाई नहीं देगा। लॉ बने हैं एम्पावर करने के लिए एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, पर एट द रेट या एट द कॉस्ट ऑफ हेल्पलेसनेस दूसरे सेक्शन के लिए। तो ऐसे जो लॉ है, ये लॉ फेयर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अब इस लॉ इसी अनफेयरनेस की चक्कर में या ये इनइक्वालिटी के चक्कर में कोर्ट में केसेस का लड़ना एक मैन के लिए इतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जुरिडिक्शन का भी डिसाइड होना, कि जुरिडिक्शन कैसे डिसाइड होता है। अब इस मैरिज एज पर लॉ जो जुरिडिक्शन डिसाइड होता है वो उस प्लेस से डिसाइड होता है जिस प्लेस में या तो शादी हुई, या जिस प्लेस में मैरिटल होम है, या जिस प्लेस पे वो लड़का और लड़की एज हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिजाइड करे। और अतुल के केस में ये तीनों ही ऑप्शंस में बैंगलोर इज़ द प्लेस, बट केस बैंगलोर में नहीं लगा, केस फाइल कराया गया जौनपुर में। अब जौनपुर में
ये तीनों ही एज पर लॉ प्रोविजन जौनपुर कैसे वो सिटी बनी, जब जौनपुर में ना तो शादी हुई, ना मैरिटल होम जौनपुर में है, और ना एज हस्बैंड वाइफ वो जौनपुर में लास्ट टाइम रिजाइड करे। तो जौनपुर, पहली बात तो केस हुआ कैसे, जौनपुर में केस चल कैसे रहा है, तो लॉ के प्रोविजंस ठीक से यहाँ पे फॉलो नहीं हुए। अब केस का जुरिडिक्शन चेंज कराने के लिए अतुल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई करा, अतुल के लॉयर ने अप्लाई करा। तो वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आपको जुरिडिक्शन चेंज कराना है तो पहले मीडिएशन कराओ। मीडिएशन कराने के लिए 50,000 रुपीज़ पहले आप लड़की को दो ताकि वो जौनपुर से इलाहाबाद आए। एंड अतुल अपने वीडियो में जैसे बोलते हैं 3 से 4 मीडिएशन हुई, तो आप समझो अगर 50,000 एक मीडिएशन का खर्चा है तो 3 से 4 मीडिएशन का खर्चा कितना हुआ, 50,000 इंटू 4, 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ यही खर्चा आपने लड़की को दिया मीडिएशन के लिए। अभी केस का आउटकम क्या आएगा उस पर तो बात ही कुछ नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ यही बात हो रही है। तो सेकेंडली इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या दिखता है इस केस से, जो अतुल के पेरेंट्स थे या जो इन दिस केस जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं वो लड़कों के लिए बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होते, उनका सपोर्ट लड़कों को होता ही नहीं है। एक तो केस लड़ना पहले ही डिफिकल्ट ड्यू टू लॉ, ऊपर से फैमिली का भी सपोर्ट ना मिले अगर लड़के को तो उसका मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है, उसका मॉरल सपोर्ट वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अब अतुल को लगता था कि उसके पास सारे एविडेंस हैं, उसके पास सारे व्हाट्सएप चैट हैं और उसने जेन्युइनली कोई गलती नहीं करी, तो लॉ में अगर मैं लीगली इस चीज़ को प्रोसीड करूं तो मुझे जस्टिस मिलने में क्या दिक्कत आएगी। तो उन्होंने ऐसा करा। पर जैसे जैसे धीरे धीरे दिक्कत आने लगी, जब उनको पता लगने लगा कि फ़ाइट करना कितना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और एक मैन के लिए ये खास तौर से कितना डिफ़िकल्ट है, तो कहाँ थे उनके पेरेंट्स उस टाइम जब जो अतुल को जब वो केस की प्रोसीडिंग के लिए जौनपुर आते थे, कहाँ थे वो, उनके क्या वो उनके साथ थे उस टाइम। अब पेरेंट्स का रोल यहाँ आता है जब आपका लड़का बैंगलोर से जौनपुर बार बार आ रहा है केस की प्रोसीडिंग के लिए। इस टाइम पे आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो, बच्चे के साथ खड़े रहो, इससे बच्चे को मॉरल सपोर्ट मिलता है। इस टाइम पे वो पेरेंट्स कहाँ है पता नहीं। एज अ पेरेंट्स जब बच्चा आपका ज़्यादा मुश्किल काम कर रहा है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम कर रहा है, तो आपको ज़्यादा सपोर्टिव होना बनता है। अब उसमें आप उस टाइम अवेलेबल ही नहीं हो और बाद में फिर आप रो कि आपके बेटे के साथ ये हो गया वो हो गया, तो उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। फिर अतुल के दोस्त कहाँ थे उस टाइम, दोस्त अब जब अतुल नहीं है कह रहे हैं ही वॉज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, ही वॉज अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस। अरे आप कहाँ थे जब वो सिचुएशन थी, जब वो अतुल बैंगलोर से जौनपुर आता था, 2 दिन लगाता था। अतुल अपने वीडियो में बताते हैं एक एक हियरिंग के लिए 2-2 दिन लगते थे, बिकॉज बैंगलोर टू जौनपुर एंड वापस जौनपुर टू बैंगलोर, ये पूरा सर्कल 2 दिन का एक सर्कल होता था जहाँ पे वो आते थे करने के लिए प्रोसीडिंग। फिर जो लड़का है उसका लॉयर इतना हेल्पलेस असहाय अगर अपने आप को बार बार फील कराएगा तो लड़के को हिम्मत कहाँ से मिलेगी। लड़के को फैमिली से भी हिम्मत नहीं मिल रही, अपने लॉयर से भी नहीं हिम्मत मिल रही। अब लॉयर असहाय खुद ही फील कर रहा है, क्यों? क्योंकि लॉ ही पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ है, उसके पास वैसे ही उस लॉ के थ्रू या अकॉर्डिंग चलने में कोई उसके पास कोई पावर नहीं है। वो डेट पे डेट लिया जा रहा है, एक ठीक डेट, एक सूटेबल डेट जो अतुल के लिए भी बेटर है, वो एक डेट लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ब्राइब देनी पड़ रही है। ऑन द अदर हैंड जो लड़की का लॉयर है, लड़की जिसके पास कोई पैसे नहीं है और बल्कि जो सामने से पैसे की डिमांड कर रही है, उसका लॉयर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही दबंग टाइप का है। क्यों? क्योंकि लॉ ने उनको पावर दे दी ना मिसयूज करने की, फॉल्स केसेस डालने की। एंड जब लॉयर को भी पता है कि 3 करोड़ रुपया मिलेगा, एंड वीडियो में ये चीज़ बोली गई कि जो लड़की के लॉयर हैं उनसे ये सेटलमेंट होता है कि 3 करोड़ जब आपको मिलेगा तो 1 करोड़ आप हमें दे देना। तो जब लॉयर को लड़की के थ्रू इतना बड़ा फंड मिलने का स्कोप है, जजेस को मिलने का स्कोप है, तो लड़की तो बस एक तरीके की एंट्री टिकट है कि कहाँ से कैसे पैसा आएगा, फिर वो पैसा बटेगा सब में। तो इसीलिए एवरीवन इज सपोर्टिंग द वाइफ। ये सारा लॉ सिस्टम है वो इसीलिए एक तरफ पूरा झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसी को सपोर्ट करो ना जिसकी वजह से पैसा हम एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। जरूरत ही क्या है दूसरी पार्टी के बारे में कुछ सोचने की। अतुल का टॉर्चर अपने आप में बहुत ही
दर्दनाक टॉर्चर था, पर कुछ रीजंस जो इस टॉर्चर को और ज़्यादा दर्दनाक और ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं वो ये करते हैं कि रेड फ्लैग्स के बारे में अनअवेयरनेस होना। अतुल अवेयर नहीं थे कैसे रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करें, जिस वजह से उन्होंने एक अनअप्रोप्रिएट पार्टनर का सिलेक्शन करा। सेकेंडली, उनको उनकी जॉब का खतरा था कि जॉब छोड़ के वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं कर सकते, पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बार बार आना है जाना है। अतुल अपनी वीडियो में बताते हैं कि 40 हियरिंग्स के लिए वो जौनपुर आए, एक हियरिंग में 2 दिन लगते हैं, तो टोटल 80 डेज उन्होंने लगाए, और भी लगाए होंगे, पर 80 डेज तो एटलीस्ट हियरिंग में लगे ही लगे। और एक साल में उनकी कंपनी से उनको सिर्फ 23 डेज की हॉलीडे मिलती है। तो इस केस में एक इंसान जो जॉब कर रहा है वो कैसे अपनी जॉब को चलाते चलाते रेगुलर वे में एक कोर्ट केस को परस्यू करे, कैसे वो लड़े। तो इस एक तरफ उनको ये डर था उनकी जॉब का, फिर अब ये जॉब ही एक तरीके से उनकी स्ट्रेंथ थी। क्यों? क्योंकि अब ये स्ट्रेंथ तो थी क्योंकि ये इस जॉब से पैसे अर्न कर रहे थे, पर हो क्या रहा था, उनका पैसा, उनकी स्ट्रेंथ अब उनके ओपोनेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही थी और उनको वीक कर रही थी, क्योंकि यही पैसे को ही तो एक्सटॉर्ट कराने में ये सब लोग लगे हुए थे, जजेस, लॉयर, लड़की की फैमिली, लड़की, सब लगे हुए थे। तो यही जो उनकी स्ट्रेंथ थी, ये स्ट्रेंथ ही उनको वीक बना रही थी और उनके ओपोनेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। एक रीज़न जो और लड़के का टॉर्चर इस को टाइप की केस प्रोसीडिंग को और टफ कर देता है, वो है कि जो लड़का होता है वो लीगली एंड फैमिली एंड पे दोनों तरफ वो उसको कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई उसको गाइडेंस नहीं होती, कोई उसको हेल्प नहीं होती। लीगली तो लॉज ऐसे बने हुए हैं जो एक साइड पूरे झुके हुए हैं, इतना करप्शन है, इनकॉम्पिटेंसी है, एंड लॉ एक जो सेक्शन है फीमेल या वाइफ, उनको इतना एम्पावर कर चुका है कि वो अब इसका मिसयूज करके ओवर पावर कर रही हैं मैन को। एंड अब ये तो चलो लॉ है, अब ये खराब है तो ये सबके लिए खराब है, ऐसा तो है नहीं ये एक पार्टी के लिए खराब है। अब ये पूरा लीगल सिस्टम भ्रष्ट है, तो ये भ्रष्ट सबके लिए है, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी। अब कौन इससे कैसे फ़ायदा उठा ले या इस भ्रष्ट सिस्टम में कैसे कौन सर्वाइव करे, अब ये देखने वाली बात है। तो इसमें लड़कों का सर्वाइव इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि उनको उनकी जॉब का भी खतरा है। तो सेकेंडली लड़कों को फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलती, गाइडेंस नहीं मिलती। लड़कों की जो फैमिली है, अब ये जैसे अतुल बताते हैं, इनकी जो लीगल बैटल चली वो 2.5 से 3 साल तक चली। अब इस 2.5 से 3 साल कितनी बार वो हियरिंग के लिए जौनपुर आए या कितनी बार वो हियरिंग करके वापस जब बैंगलोर पहुंचे हताश होके, निराश होके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर हियरिंग पे जब आप पहुंच रहे हो कुछ हो ही रहा हो। जैसे अतुल अपने वीडियो में बताते हैं हियरिंग्स पे भी कुछ नहीं होता था कभी कभी, क्योंकि या तो जज छुट्टी पे है या वो कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा, या वो डेट जिस दिन डेट लगी उस दिन कुछ हो गया, तो वो कोई काम वाम वहाँ पे नहीं हुआ। तो एक हियरिंग में आना और जाना ये पूरा वेस्ट हुआ, पैसे वेस्ट हुए, टाइम वेस्ट हुआ, एफर्ट वेस्ट हुआ। तो इस पूरे जो एक स्ट्रगल है एक हियरिंग को अटेंड करने का, अगर फैमिली की तरफ से कोई मेंबर अतुल के साथ हो, मदर फादर साथ हो, ब्रदर साथ हो, और जब अतुल वापस बैंगलोर भी आ रहा है तो बैंगलोर में भी अगर उसको कोई फैमिली मेंबर का साथ मिल जाए तो उसको उस दुख से या उस जो कहते हैं ना टाइम वेस्ट हुआ, एफर्ट वेस्ट हुआ, इतनी दूर गए आए कुछ मिला भी नहीं, उस चीज़ से निकलने में उसको टाइम नहीं लगेगा या उसको टाइम कम लगेगा। फिर लड़की जब ये क्या क्या हुआ या अपनी नाराज़गी अतुल के पेरेंट्स को बताती थी, तो अतुल के पेरेंट्स भी अतुल को ही रॉन्ग समझते थे बिना इस चीज़ का पता करे कि एक्चुअली में क्या हुआ। वो अतुल को ही रॉन्ग समझ के अतुल को ही समझाते थे या डांटते थे। अतुल ने अपने हाउस में काम करने वाली मेड से, बाई से जब कंफर्म कराया, तब अतुल की फैमिली में उनके मदर फादर ने ये समझा कि अतुल गलत नहीं थे, अतुल वॉज राइट। सो मेन बात इसमें ये देखने की, जब फैमिली का ही सपोर्ट नहीं है इन जितनी भी हियरिंग्स हुई, तो हु वॉज विद हिम फॉर हिज मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, कोई उनके साथ नहीं था। बैंगलोर से जौनपुर आना ये अपने आप में एक स्ट्रगल था। एंड पेरेंट्स जब अपनी ही हेल्पलेसनेस अपने बच्चे के आगे दिखा देंगे
तो बच्चा कैसे अपनी दुख दर्द आपके साथ शेयर करेगा, चाहे वो अतुल जितना 34 ईयर्स ओल्ड मैन हो या कोई छोटा बच्चा भी हो। जब आप ही उसके सामने अपना ही रोना गाना पूरे टाइम गाते रहोगे, रोना धोना गाते रहोगे, तो किस तरीके से जो बच्चा है वो ओपन अप होगा आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। और एक तरफ जहां लॉ ही एक इंसान को इतना वीक बना रहा है, तो एक फैमिली सपोर्ट ही स्ट्रेंथ होती है उस इंसान की, जो उसको एक इस टफ टाइम में चाहिए होती है। अब जब लीगली सिस्टम इतना वीक है लड़कों के लिए और लीगली उस चक्कर में लड़के सुसाइड कर रहे हैं, तो अब इस देश में पॉलिटिशियंस किन मुद्दों पे चर्चा करें ये उनको इवेलुएट करना चाहिए। क्योंकि वो जिन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे वो मुद्दे हैं यूक्रेन रशिया का वॉर, इजराइल में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या चेंजेस आ सकते हैं, पुतिन के वॉर में क्या करने से क्या चीज़ चेंज हो सकती है, या किस मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है, धर्म खतरे में है, धर्म को कैसे बचाना है। तो आप सब जो ये पॉलिटिशियंस हैं जो इस टाइप का टॉपिक पे डिबेट करते हैं, दिन रात चर्चा करते हैं, आप ये सोचो देश का सबसे छोटा यूनिट होता है फैमिली। अगर ये फैमिली वाले लोग, इस ये फैमिली के मेंबर्स ही खतरे में हैं अगर, तो फिर ये मेंबर्स जो चीज़ फॉलो करते हैं, जो धर्म फॉलो करते हैं, या जिस जगह पे पूजा करने जाते हैं, वो जगह वो चीज़ें भी कैसे खतरे से बचेंगी। धर्म का एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग बचे रहें, सेफ रहें। अगर वो लोग ही नहीं है तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, या धर्म के खतरे से धर्म को कौन बचाएगा। अतुल का जो ये एक केस हुआ है, इस केस से करोड़ों और कितने लड़के होंगे जो शादी करने से रुकेंगे अब उनका शादी करने, क्योंकि उनको ये नज़र आया कि किस तरीके से लीगली भी वो अनसेफ हैं, उनके पास कोई हेल्प नहीं है। तो कितने ही करोड़ों लड़के शादी करने से बचेंगे, एंड जिनकी शादी हो भी गई वो बच्चा आगे ना हो, वो इस चीज़ के वो बच्चा होने से बचेंगे। एंड जब ऐसे ही चलता रहा तो वो पॉपुलेशन जो धर्म को फॉलो कर रही है या जो मंदिरों में जा रही है या मस्जिदों में जा रही है, जब वही नहीं बनेगी या वही कम होती जाएगी, तो धर्म कैसे बचेगा। धर्म तो ऑटोमेटिकली खतरे में आ जाएगा। धर्म की रक्षा धर्म को फॉलो करने वालों की रक्षा में है। तो हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज़ को क्यों नहीं समझते और इस चीज़ पे चर्चा करें। ये वो टॉपिक्स हैं जिससे देश की करंट जनरेशन, जो देश का यूथ है, वो जूझ रहा है और सुसाइड कर रहा है, क्योंकि उनको लॉ की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है। इस टाइप की चर्चा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या क्या चीज़ अब किस चेंज को हमें अब लेके आना बहुत सख्त ज़रूरी हो गया है, अब उसकी बात करते हैं। इंडिया को अब प्री नैप कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाना अब इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ये जल्द से जल्द लीगल हो सके, अब इसके लिए काम होना चाहिए पार्लियामेंट में। अब इस पे डिस्कशन होना चाहिए कि प्री नैप को लीगल बनाना है, प्री नैप को लॉ बनाना है। अब इसको सुन के लोग कहेंगे कि हाँ ये क्या बात कर दी, ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ऐसा थोड़ी ना होता है, इंडिया में तो संस्कृति है, कल्चर है, ये है वो है, और शादी की प्योरिटी खराब हो जाती है, शादी कोई समझौता होती है क्या। अरे भाई, शादी अगर समझौता होके अगर सेफली चल सकती है तो क्या प्रॉब्लम है। प्री नैप एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिमिट्स बांध दी जाती हैं कि किस चीज़ की लिमिट कितनी है। उस लिमिट को अगर आपने क्रॉस करा तो आपकी शादी आगे डिसॉल्व हो जाएगी। तो प्री नैप बल्कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। जब लॉ एक साइड इतना झुका हुआ है जहाँ दोनों में से एक पार्टी को अपनी सेफ्टी बिल्कुल नहीं लग रही, तो प्री नैप ही है जो इंडिया में आना चाहिए, और प्री नैप का मैकेनिज्म इंडिया में लीगल हो जाना चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि लिमिट सेट होती है, लिमिट एग्री कर लेते हैं एक दूसरे से दोनों पार्टीज कि क्या कंप्लाई नहीं हुआ तो ये शादी हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो अगर ये लिमिट सेट हो जाए तो दोनों पार्टीज को क्लियरली ये समझ में आएगा कि किसके साथ क्या चीज़ नहीं करनी है, या किस हद तक कर सकते हो, किस हद के बाद नहीं करनी है। और अगर जब ये सेट हो जाएगा तो दोनों पार्टीज के पास
कोशिश करेंगी एडजस्ट करने की, उनके पास स्कोप होगा, उनके पास मोटिवेशन होगी एडजस्ट करने की, अपने आप को ज़्यादा सहनशील बनाने की, अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाने की। या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए और इस पे डिस्कशन होनी चाहिए कि प्रीनैप इंडिया में लीगल होए। नंबर 2, जब तक ये लीगल नहीं होता या जब तक ये तक इंडिया में नहीं आता, प्री मैरिटल कंसल्टेशन इंडिया में हर मैरिज से पहले होनी चाहिए। प्री मैरिटल कंसल्टेशन का मतलब है एक न्यूट्रल पर्सन दोनों पार्टीज से सवाल पूछेगा, जवाब मांगेगा और उससे ये फिर डिसाइड करेगा, उसके बाद वो ओपिनियन देगा कि ये जो मैच है आप दोनों का ये कितना बेटर है या ये कितना ठीक है या ये एकदम ही रिजेक्ट करने लायक है। अब इसमें जो वो कंसल्टेंट होगा वो न्यूट्रल होगा, वो किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं होगा, ना लड़के वालों से ना लड़की वालों से। और ये जो कंसल्टेंट होगा खुल्लम खुल्ला साफ साफ बोल्डली कुछ सवाल पूछेगा जो मैरिड लाइफ के आगे होने वाले डिसीजंस होने से रिलेटेड हो सकता है, आगे आने वाले कुछ इवेंट से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द पॉइंट जिस पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो जो मैटर है वो पॉइंट है कि आफ्टर मैरिज लड़की जॉब करेगी या नहीं करेगी, लड़की बच्चा करना चाहेगी कि नहीं चाहेगी। अब ये वन ऑफ द फ्यू थिंग्स हैं कई चीज़ों में से जिसके ऊपर ये कंसल्टेंट दोनों पार्टीज से अंडर अ कैमरा रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर करेगा। और इसमें बेवजह एक्स्ट्रा शर्माने की लड़कियों को और एक्स्ट्रा शराफत दिखाने की लड़कों को कोई ज़रूरत नहीं है। खुल्लम खुल्ला ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साफ साफ इनका जवाब देना ज़रूरी होगा। माना ये लीगल सिस्टम नहीं है, ये कोई लीगल तरीका नहीं है, ये जस्ट एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जिससे आपको एक प्रोटेक्शन की फर्स्ट लेयर तो मिलती है कम से कम। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी में भले ही 6 एयरबैग्स लगे हों पर आप क्या सीट बेल्ट लगाना बंद कर देते हो? नहीं करते हो ना। सीट बेल्ट फर्स्ट मैकेनिज्म है गाड़ी में, भले ही एयरबैग्स ना भी हो पर सीट बेल्ट अगर है तो सीट बेल्ट तो आप लगाओगे ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि एयरबैग तो है ना, मुझे एयरबैग बचा लेंगे इसलिए मैं सीट बेल्ट भी नहीं लगा रहा, तो ये तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। तो इसी तरह जो प्रीनैप है वो एयरबैग्स हो गए, पर जब तक एयरबैग्स नहीं हैं गाड़ी में या कम है एयरबैग्स पर सीट बेल्ट भी अवेलेबल है तो आप सीट बेल्ट लगाओ। प्री मैरिटल कंसल्टिंग हर शादी से पहले आप कराइए। लड़का और लड़की ये एक दूसरे के साथ वो कितने कंपैटिबल हैं, कितने उनकी थॉट्स अलाइन करती हैं एक दूसरे के साथ, वो इस चीज़ से निकल के आएगा। एक यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है सेंगो लाइफ सूत्र, वो ये कोर्स प्री मैरिटल कंसल्टेशन का अपनी ऐप पे बेचते हैं। और ये जो उनका कोर्स है ये करने के बाद प्री मैरिटल काउंसलिंग कंसल्टेशन आप कर सकते हो। इस कोर्स को जितने से ज़्यादा लोग कर सकते हैं वो प्लीज़ करें। सेंगो लाइफ सूत्रा ऐप का नाम है और इस ऐप में जाके इस कोर्स को परचेज करिए और इसको आप करो कि आपकी लाइफ के जो वन ऑफ द सबसे बड़ा डिसीजन है मैरिज, उसमें आपकी कंपैटिबिलिटी और उसकी हैप्पीनेस को इंश्योर करेगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था फ्रेंड्स, ये इस टाइम की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस चीज़ से क्योंकि अवेयर था तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ को आप सबको भी बता दूं। जस्ट लाइक हम कोई गाड़ी या फ़ोन लेने से पहले जब इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, इतनी वेरिफिकेशन करते हैं, इतना क्रॉस चेक करते हैं, तो शादी जैसी चीज़ को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसको कैसे हमने ये सोच लिया कि ऑनलाइन जो दिख गया अब सब जो ऑनलाइन लिखा होगा वही सही होगा, जो इसमें जॉब लिखा है वही सही होगा। ये नहीं सच है। जो भी लिखा है, जो भी आइडेंटिटी बनाई गई है उसके अंदर जाके उसको सी थ्रू करके आपको पीछे की रियलिटी देखनी है। थर्ड जो चीज़ होनी चाहिए वो जो रिक्वायर्ड है वो है फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। लॉ तो इंडिया में बने हुई हैं पर इनका फेयरली इम्प्लीमेंटेशन ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और ये नहीं होता तभी एक लोअर कोर्ट हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस, उसके ऑर्डर्स को जिस मैनर में कहा है फॉलो करने को उस मैनर में फॉलो नहीं करता। जैसे कि अतुल के केस में, अतुल जो अपने वीडियो में बताते हैं कि हाई कोर्ट ने जो जनवरी 2024 में ये ऑर्डर दिए कि कुछ पर्टिकुलर केस को फास्ट ट्रैक बनाया जाए और जल्दी उन केस का आउटकम निकाला जाए, पर जो लोअर कोर्ट हैं, जो फैमिली कोर्ट थे जौनपुर के, उन्होंने इस
जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को जनवरी से अप्लाई नहीं करा, 8-9 महीने के बाद अप्लाई करा। और इसका लॉजिक वो क्या देते हैं कि पहले एक केस को फास्ट ट्रैक कर लें, फिर दूसरे केस को फास्ट ट्रैक करेंगे। मतलब इसका क्या हुआ, केसेस का जो आना जाना है, केसेस की जो हियरिंग है, ये पूरे साल चलती रहेगी। हम एक ही बार में अगर दोनों केसेस को फास्ट ट्रैक कर दें तो भाई लड़के को हरासमेंट कम नहीं होगी, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए पहले एक केस को फास्ट ट्रैक करेंगे, फिर अगले केस को फास्ट ट्रैक करेंगे। फिर जुडिशियल सिस्टम में जो करप्शन है वो रुकनी चाहिए। इस केस में जैसे अतुल अपने वीडियो में बताते हैं, जो जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज थी गीता कौशिक, वो ब्राइब की डिमांड कर रही हैं बिफोर गिविंग द जजमेंट। उन्होंने साफ साफ ऐसे बोला है कि मैं आपका सेटलमेंट करा देती हूँ, मेरा जो चार्ज है या मेरा जो कट है या मेरा को जो शेयर है वो मेरा शेयर इतना है, 5 लाख रुपीज़ शायद उन्होंने अपने वीडियो में बताया है। एंड 5 लाख रुपीज़ आप मुझको दो, मैं आपको सेटल कराती हूँ। मतलब वो जज की तरह नहीं, एक डीलर की तरह बात कर रही हैं। एंड जो कोर्ट का जो उस जज का क्लैरिकल स्टाफ है जिसका नाम माधव बताया है अतुल ने, वो माधव डेट्स देने के लिए ब्राइब ले रहा है। अलग अलग पार्टी से अलग अलग टाइप की ब्राइब। जो हल्की पार्टी है, गरीब पार्टी है, उससे 50 रुपये से उसका ब्राइब का रेट स्टार्ट है। एंड अतुल जैसी मोटी पार्टीज के लिए जो बैंगलोर में IT कंपनीज में जॉब करते हैं, उन जो अच्छी सैलरी कमाते हैं, उनके लिए 500 से 1000 रुपये की भी ब्राइब मांगी जाती है। अतुल बोलते हैं कि अगर हमको लॉन्ग डेट चाहिए थी या सैटरडे की डेट चाहिए थी ताकि हमारी एक छुट्टी बच जाए, या 2 डेट्स के बीच में हमें जल्दी जल्दी बैंगलोर से ना आना पड़े, ये सब कराने के लिए पैसे मांगे जाते थे। और अगर लड़की या लड़की की माँ या लड़की की फैमिली का कोई ये कह दे स्टाफ को कि इनको ये डेट मत देना, तो वो डेट फिर नहीं दी जाती थी। तो ये हो क्या रहा है, ये क्या जुडिशियल सिस्टम किसी एक पार्टी के इशारों पे चल रहा है, या जुडिशियल सिस्टम का काम है फेयर ढंग से चलना। कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर होना चाहिए प्रोसीडिंग को कैरी ऑन करने का। जो स्टैंडर्डाइज मैनर है वो सबके लिए सेम है, वो लड़कों के लिए भी सेम है, वो लड़कियों के लिए भी सेम है। इसमें कोई भी आके मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। फिर कोर्ट में अतुल अपने वीडियो में बताते हैं, वर्बली अब्यूज उनको करा जाता था अपनी वाइफ और उनकी मदर के द्वारा। अतुल एक हियरिंग पे जब कोर्ट में थे, उन्होंने जज जो गीता कौशिक हैं उनको बोला कि मैम इतने सारे फॉल्स केसेस लगाए जाते हैं लड़कों पे, इस वजह से कितने लड़के ना जाने सुसाइड कर लेते हैं। तो उनकी वाइफ जज के सामने बोलती हैं अतुल से कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड। अतुल के जज के सामने अतुल से ये बोला गया। एंड आगे की हियरिंग पे कभी जब मदर इन लॉ अतुल से मिलती हैं तो मदर इन लॉ कहती हैं, अरे तुम अब तक जिंदा हो, मरे नहीं अब तक, सुसाइड नहीं करा अब तक, हमें तो लगा तुम्हारी सुसाइड की खबर मिलेगी हमें आज। तो इस टाइप की जब वर्बल अब्यूज अतुल ने सुनी, अतुल को जब सुननी पड़ी, तो वो इस चीज़ से बहुत हर्ट हुए, इंस्टिगेट हुए और उन्होंने सुसाइड जैसा स्टेप उठाया। अब एक चीज़ और इस जुडिशियल सिस्टम में रुकनी चाहिए, वो ये रुकना चाहिए कि फाइलिंग ऑफ द केस एंड देन सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ द केस, ये इतना ईजी और ये मन मुताबिक कोई कभी भी कर ले रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो केस फाइल कर रहा है पर्सन, वो कुछ हद तक तो अकाउंटेबल उसको रखना चाहिए ना। मतलब वो पर्सन पहले कुछ रीजन की वजह से केस फाइल कर रहा है और फिर उसको कुछ महीने लड़ने के बाद विड्रॉ कर ले रहा है। अब ऐसा ही इस केस में इनकी वाइफ ने करा। इनकी वाइफ ने कितने ही फॉल्स केसेस पहले लगाए, कुछ महीने उनको उन केसेस पे फाइट हुई एंड कुछ टाइम के बाद उन केसेस को विड्रॉ कर लिया। अब भैया जुरिडिक्शन अगर जौनपुर में है तो इनकी वाइफ तो जौनपुर में ही रहती हैं, तो कोर्ट के बगल में ही अगर रहती हैं तो ये तो कभी भी अपने घर से सुबह का नाश्ता करके अपना लंच साथ में लेके आ सकती हैं, या कोर्ट के लंच ब्रेक में घर जाके लंच भी कर सकती हैं। पर अतुल जो हर हियरिंग में बैंगलोर से आ रहा है, आप उसको उसका बेवजह उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट वेस्ट कर रहे हो, मनी वेस्ट करवा रहे हो, किस काम के लिए? जस्ट टू हैरेस, सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट इसमें देने का यही मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। अगर फाइल करा के केस विड्रॉ करना इतना ही आसान है तो मेरा ये कहना था अतुल ने इतने सारे फॉल्स केसेस क्यों नहीं करे।
यहाँ पे पॉलिसी, अगर आप सर्वाइवल, आपको अगर इतने भ्रष्ट सिस्टम में सर्वाइव करना है एंड आप टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी अप्लाई नहीं करो तो आप और क्या करो। जब लड़की ढेर सारे फॉल्स केसेस सामने से करे जा रही है एंड नो वन इज स्टॉपिंग हर, नो वन इज आस्किंग फॉर एनी प्रूफ, फॉर वैलिडेशन, फॉर जस्टिफिकेशन, बस जब मन चाहा केस कर दिया, उनके लॉयर ने केस कर दिया। तो अतुल इतने हेल्पलेस क्यों हैं? अतुल के लॉयर ने इतने सारे जो फॉल्स केसेस वो भी तो कर सकते, उन्होंने तो कोई भी नहीं करे। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह सोचे कि हमें इंसाफ मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा, देर से ही सही पर मिलेगा जरूर। पर वो नहीं जानते थे कि कितनी ज़्यादा देर हो जाएगी और उस देर के चक्कर में वो खुद नहीं बचेंगे जस्टिस लेने के लिए। तो बड़े ही दुख, परेशानी, तकलीफ के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि जब जो इंसान केस फाइल कर रहा है उसकी कुछ तो अकाउंटेबिलिटी लीगली होनी चाहिए ना, कि वो बाद में विड्रॉल उसको कैसे अलाउ कर दिया जा रहा है विड्रॉ करने के लिए। तो या तो उसने पहली बार जब फाइल करा तो उसने वही फाइल करा, या सामने वाले को जस्ट टॉर्चर करने के लिए फाइल करा, या अब वो विड्रॉ कर रहा है तो इसका क्या लॉजिक है? उसको सामने वाली पार्टी को कॉम्पनसेट करना चाहिए फॉर द लॉस ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। फिर एक जो अथॉरिटी, इस टाइप की एक रिव्यू अथॉरिटी बननी चाहिए जो लड़कियों के द्वारा जो भी डिमांड और क्लेम लड़कियां फाइल करती हैं उसकी वैलिडिटी चेक कर सके। लड़कियां इतने सारे फॉल्स केसेस के अंदर इतनी सारी फॉल्स डिमांड, फॉल्स क्लेम, अब जैसे इस केस में अतुल बताते हैं पहले मेंटेनेंस अमाउंट 40,000 का जब मंजूर हुआ उसको बढ़ा के कुछ टाइम बाद 80,000 कर दिया। पहले 1 करोड़ की सेटलमेंट के लिए बात करी, फिर 3 करोड़ के लिए वो सेटलमेंट की बात होने लगी। तो ये सब कैसे चल रहा है? ये सब जो मन में आया वैसे हो रहा है। आप 1 करोड़ के बजाय 10 करोड़ भी वैसे आप फाइल कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो। तो एक कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी, एक रिव्यू मैकेनिज्म, कहीं ना कहीं से कुछ तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस टाइप के क्लेम्स और डिमांड्स को वेरीफाई कर सके। वेरीफाई किस बेसिस पे? रेवेन्यू के बेसिस पे, दोनों पार्टीज का रेवेन्यू सोर्सेज, लिविंग कंडीशंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जहां वो रह रहे हैं, जिस सिटीज में वो रह रहे हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो फर्क होगी। जौनपुर की कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन नॉट बी इक्वल टू बैंगलोर की कॉस्ट ऑफ लिविंग ना। तो लिविंग कंडीशन जब सेपरेट है, रेवेन्यू सोर्सेज सेपरेट है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी सेपरेट हैं, तो इन सब का वेरिफिकेशन होना चाहिए एंड फिर वो अथॉरिटी वैलिडेट करे कि दिस शुड बी द क्लेम अमाउंट या दिस शुड बी द डिमांड। आप और ये डिमांड आपकी एक्सेप्ट की जाएगी और इसके लिए आप आगे फाइट कर सकती हो। नहीं तो डिमांड तो न जाने कोई कितनी भी कर दे, कोई वैलिडिटी है, कोई बेस है इस चीज का। तो ये बात है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐसे हैं जो अतुल ने अपने वीडियो में बताए जिसकी वजह से जो वाइफ हैं वो बहुत इजीली टॉर्चर कर सकती हैं या हैरेस करने के लिए वो सेक्शंस में केस अप्लाई कर देती हैं। फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये एक प्रोविजन है। जैसे कि एक बार अगर कुछ मेंटेनेंस अमाउंट डिसाइड हो गया कि सपोज एक्स अमाउंट आपको हर महीने हस्बैंड की तरफ से मिलेगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर चाइल्ड एंड योर सेल्फ, ठीक है। अब ये प्रोविजन जो है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, इसके अकॉर्डिंग आप आफ्टर 3 months या आफ्टर 6 months अप्लाई कर सकते हो टू इंक्रीज द मेंटेनेंस अमाउंट। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। अब इस केस में 40,000 की मेंटेनेंस को चेंज करके 80,000 की डिमांड कर दी गई। अब ये अचानक 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये कैसे हो गया? 3 महीने 6 महीने बाद क्या जौनपुर में ऐसा कुछ हो गया कि 40,000 में जो चीज़ चलती थी अब वो 80,000 की हो गई? ऐसा क्या वहाँ पे अचानक से इतना इन्फ्लेशन आ गया जौनपुर में? और वो इन्फ्लेशन सिर्फ जौनपुर में आया और कहीं नहीं आया? तो क्या बेस है? अब इस सेक्शन का यूज करके, इस चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के प्रोविजन का यूज करके बार बार मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाया जाता है, उसको इन्फ्लेट करके मांगा जाता है जस्ट टू एक्सटॉर्ट मनी। इन सब प्रोविजंस के थ्रू एक ही काम होता है, सिर्फ मनी का एक्सटॉर्शन, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ज्यूरिडिक्शन को चेंज कराना इतना टफ क्यों है? ज्यूरिडिक्शन पहली बात तो जब उस सिटी का हो सकता है जहां मैरिज हो या मैरिटल होम हो या आप लास्ट रिजाइड कर रहे हो एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये इस केस में अलाउ कैसे हुआ कि जौनपुर में केस फाइल किया जा सकता है? कोई ऐसी अथॉरिटी या ये कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है जो ज्यूरिडिक्शन क्या है केस को फाइल कहाँ हो इसको चेक करने का, और अगर गलत जगह फाइल हुआ है तो वहाँ से वो केस रिजेक्ट होके वहाँ पे आगे परस्यू करा ही नहीं जाना चाहिए। वहाँ क्यों परस्यू वहाँ पे किया जाता है? क्योंकि उससे एक पार्टी को तो डिफिकल्टी आएगी और एक पार्टी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो नियरेस्ट उसको कोर्ट होगा वो वहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई करेगी। तो
इतनी सब चीज़ों के बाद, इतनी सब लॉ में क्या है प्रॉब्लम, फैमिली से कितना सपोर्ट नहीं मिलता लड़कों को, ये सब जानने के बाद या अतुल ने रेड फ्लैग्स देखने में क्या गड़बड़ कर दी, इन सब के बाद अब इस वीडियो में मैं एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देना चाहूँगा लड़के को, जो लड़के को अडॉप्ट करना चाहिए, एंड लड़के की फैमिली को जब वो एक प्रपोजल को इवेलुएट कर रहे हो तब उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि इस टाइप की केसेस दोबारा ना आए। तो लड़के का अप्रोच जो उसको अपनाना चाहिए वो ये है, लड़के की स्ट्रेंथ है कि वो पैसा कमा रहा है। अब वो पैसा कमा रहा है अपने स्किल की वजह से, ठीक है। अब वो पैसा चाहे जॉब से कमाए चाहे बिजनेस से कमाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो पैसा कमा रहा है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और इस स्ट्रेंथ के वजह से ही उससे एक्सटॉर्शन की जा रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ से पैसा आ रहा है और पैसा ही उससे लिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर दिस स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ को ही त्याग दो। जब ये स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी, आपसे पैसा अर्न करने की कैपेबिलिटी ही आप जब त्याग दोगे, तो आपसे एक्सटॉर्ट क्या किया जाएगा। ये बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही रेडिकल ऑल्टरनेटिव है जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये सिंपल है पर ये आसान नहीं है, पर ये ही अवेलेबल, यही बेस्ट है, क्योंकि इतने भ्रष्ट सिस्टम में जहाँ किसी चीज़ की भी वैलिडिटी आप चेक नहीं कर सकते, किसी चीज़ को रीवैल्यूएट नहीं करवा सकते, आप क्या करोगे। ये आपकी स्ट्रेंथ की वजह से ही आप एक्सटॉर्ट हो रहे हो, और इस एक्सटॉर्शन से अगर आपको बचना है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को सरेंडर कर दो। आप अपनी जॉब छोड़ दो, जो आप काम कर रहे हो आप काम छोड़ दो, आप सन्यासी बन जाओ, और जहाँ जिस प्लेस में, जिस कोर्ट में आपकी हियरिंग हो रही है, उस कोर्ट के बगल में आप रेंट पे आके, किराए पे आके रहने लग जाओ। और जितनी चाहे फिर डेट लगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। संडे की लगे, ओ संडे कह रहा हूँ, चाहे वो डेट मंडे की लगे या सैटरडे की लगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप अब इस काम के लिए फुल ऑन फ्री होके सब कुछ त्याग के आ चुके हो। जब ये चेंज आप दिखाओगे ना, जब ये चेंज आप अपने एटीट्यूड में दिखाओगे ना, तो जो सामने वाली पार्टी तक मैसेज जाएगा वो ये जाएगा, नाउ द मैन इज रेडी फॉर द बैटल। अब ये सब कुछ छोड़ के आया है, अब इसको कुछ खोने का डर नहीं है, अब ये उस मेंटालिटी से लड़ाई करने आया है। तो इतना देख के ना सामने वाली पार्टी को भी समझ में आ जाता है कि अब कितना पोटेंशियल बचा रह गया है मनी एक्सटॉर्ट करने का, या कितना अब और कसर हम इससे कितना एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप का जब इंसान हो जाता है ना, तो जैसे अपनी वो वाइफ और उसकी मदर, और जो उसकी मदर थी उससे वर्बली अब्यूज़ होके वो हर्ट हो गया, इंस्टिगेट हो गया और उसने सुसाइड कर लिया, उसमें फिर वो स्ट्रेंथ आ जाती है, कुछ करने का, कुछ चीज़ को आर या पार करने का जज्बा आ जाता है। तो वो जज्बा उसको इंस्टिगेट नहीं होने देता, उसको स्ट्रेंथ देता है, उसको हिम्मत देता है इस टाइप के अब्यूज़ को से अपने आप को बचाने के लिए। तो अतुल जैसे इस केस में इंस्टिगेट हो गए इस टाइप के कमेंट से, तो उन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी मदर इन लॉ को इतना सीरियसली, इतना कुछ हो जाने के बाद भी काय को लिया, उन्होंने क्यों उनकी बात को इतना अपने दिल से लगाया और उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब ये कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच या लड़के की पेरेंट्स के लिए जो मैरिज प्रपोजल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए दे रहा हूँ ये जो अप्रोच है। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप्रोच है कि जैसे कि कन्यादान होता है ना, जिसमें कि लड़की वाले कन्यादान, जैसे नाम से पता लग रहा है कन्या का दान, जैसे लड़की वाले लड़की का दान कर रहे हैं और लड़की आपके साथ आके रह रही है, सिमिलरली ट्रीट योर बेटा कि उस बेटे का भी दान हो रहा है, बेटा दान। तो आप बेटा दान की को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आप बेटा दान को फॉलो करो। जैसे कन्यादान होता है वैसे ही बेटा दान होता है। इसका मतलब कि आप भी ये समझो कि शादी हो गई, अब बेटा और बेटे की वाइफ ये अपना सब सॉर्ट आउट करेंगे, हमारे को डे टू डे लाइफ में इनके इंटरफेयर नहीं करना है, ना लड़की वालों को करना है ना ही लड़के वालों को करना है। एक्स्ट्रा शर्म, नंबर 2, एक्स्ट्रा शर्म दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वाइटल क्वेश्चंस हैं एक मैरिड लाइफ पे या मैरिड लाइफ के बाद जो जो चीज़ें होना कंफर्म्ड ही है, उसके ऊपर साफ साफ पूछो कि पोस्ट मैरिज आपका जॉब से रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या पोस्ट मैरिज बच्चे से रिलेटेड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अरेंज मैरिज में जो मीटिंग होती है, जो इंटरेक्शन होती है, वो कितनी होती है, कितना ही टाइम होता है उस इंटरेक्शन के लिए, उसमें कोई क्या ही जानेगा किसी के लिए। और उसमें भी जो लड़का है वो जो भी पूछता है उसमें लड़की एक्स्ट्रा शर्मा शर्मा के जवाब देती हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। अच्छा, आपको आगे का आपका क्या प्लान है जॉब से रिलेटेड, तो जैसा आप कहें।
जैसा आपकी फैमिली कहे, तो तब तो इतनी एक्स्ट्रा शर्मा शर्मी चलती है और इतनी शराफत से सब पेश आते हैं। तो इसमें आपको आपके जो सवाल हैं बोल्डली ऑन द फेस पूछना ज़रूरी है टू गेट क्लैरिटी, कि आगे चल के कम से कम इन मुद्दों पे कम से कम कॉन्फ्लिक्ट ना उठे, ना कुछ हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर सामने वाला क्रिएट कर रहा है जिससे कि वो अर्जेंसी बना रहा है, जल्दबाजी बना रहा है कि कुछ और कोई कुछ भी कारण की वजह से अगर जल्दबाजी या अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है, तो और ज़्यादा अलर्ट हो जाइए और अपने आप को और केयरफुली आप वॉच करो कि सामने वाला के मन में क्या चल रहा है। थर्ड, अगर आप ये सब काम खुद नहीं कर सकते हो तो हायर करो एक प्री मैरिटल कंसल्टेंट, वो ये काम आपके बिहाफ पे कर देगा, वो ये काम आपके बिहाफ पे कर देगा, क्योंकि वो न्यूट्रल पर्सन है, वो किसी का कुछ भी नहीं लग रहा है और वो खुल्लम खुल्ला ये उसका काम है, वो ये करेगा। फिर ऑनलाइन शादी के प्रपोजल्स अगर आप सर्च कर रहे हो, क्योंकि इसी टाइप की शादियां आजकल ज़्यादा हो रही हैं, तो जो ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, जो आइडेंटिटी आपको ऑनलाइन दिख रही है, उसके सी थ्रू जाने की कोशिश करो, क्योंकि जो आइडेंटिटी आपको ऑनलाइन दिख रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। लड़के की तो फाइनेंशियल डिटेल्स, सैलरी क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, किस कंपनी में है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या जॉब प्रोफाइल है, ये तो लड़की वाले बायोडेटा में अच्छी तरह लिखवा लेते हैं, अच्छी तरह पूछ लेते हैं। सिमिलरली जब लड़की से ये पूछने का टाइम आता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या कंपनी है, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए, सैलरी स्लिप दिखाइए, जॉब फॉर्म 16 दिखाइए, तो फिर लड़की चौंक जाते हैं। फ्री क्वेश्चन होता है, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, और लड़के वालों को भी लगता है अरे ये पूछ के भी क्या फ़ायदा, हमें कौन सा इसके पैसों का यूज़ करना है। अरे प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि अगर डिग्री या जॉब सिर्फ बायोडेटा पे सजाने के लिए ली गई है ना, तो प्रैक्टिकली दिमाग उस हिसाब से ग्रूम नहीं होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। वो पेपर पे आपको भले ही दिख जाए MBA इन फाइनेंस, जब MBA इन फाइनेंस करके भी तुम अपने घर में ही बैठे हो 4 साल 5 साल, आपने कुछ नहीं करा, और एक छोटे से टाउन और विलेज में आप सिटी से आप हो और आपके घर वालों ने आपको घर बैठा लिया, क्यों? क्योंकि लड़कियां जॉब, हमारे यहाँ लड़कियों को जॉब नहीं कराया जाता, तो भाई फिर MBA फाइनेंस क्यों कराया, क्या फ़ायदा था? जब MBA फाइनेंस करने के लिए आप अपनी लड़की को दूसरी सिटी में भेज सकते हो, वो वहाँ पे हॉस्टल में PG में रह सकती है, तो क्या जॉब करने के लिए लड़की दूसरी सिटी में नहीं जा सकती, किसी बड़ी सिटी में नहीं जा सकती, वहाँ बाहर नहीं रह सकती? तो जहाँ पे डिग्री और जॉब सिर्फ बायोडेटा पे चिपकाने के लिए ली गई है या नहीं, ये ऑनलाइन से क्लियर नहीं होता। इसके लिए यू हैव टू सी थ्रू, और अगर आप नहीं कर सकते तो एक कंसल्टेंट को हायर करके करवा लो ये काम। जैसे गाड़ी बेचने के लिए गाड़ी का भी तो इंस्पेक्शन करते हो, इवैल्यूएशन प्राइस लगवाते हो, तब भी तो उसकी जेन्युइन कंडीशन क्या है पता लगती है। सेम केस ये भी वही है। ये तो शादी का इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत मतलब लाइफ का मेजर पार्ट है, या तो ये लाइफ आपकी मेक कर देगा या ब्रेक कर देगा। थर्ड, आप ऑब्जर्व, जब भी आपकी फिजिकल मीटिंग हो लड़की या लड़की की फैमिली के साथ, तो आप ऑब्जर्व करो लड़की की जो मदर है उनका बिहेवियर कैसा है। लड़की की का मदर का बिहेवियर जैसा भी होगा, फ्यूचर में आपकी वाइफ वैसा ही होगी। आपको लड़की से मीटिंग करने की बजाय आप थोड़ी देर उनकी मदर के साथ मीटिंग करो, उनकी मदर को ऑब्जर्व करो, वो अपने हस्बैंड से कैसे बात कर रही हैं, अपनी सबॉर्डिनेट से कैसे बात कर रही हैं, जो उनके हाउस में अगर कोई हेल्पर है या कोई मेड है, या जो बाकी फैमिली मेम्बर्स के आपस में कैसा इंटरेक्शन है, क्या वे ऑफ टॉकिंग है, क्या टोन है, क्या लहजा है, ये सब आप चेक करिए। इन सब से आपको आइडिया लगता है इन सब चीज़ों का। अगर लड़की की माँ सालों साल से अपनी टॉक्सिसिटी का शिकार है, अपने पति के संग होने वाले बुरे रिलेशनशिप का शिकार है, तो वो इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि उसने अपनी बेटी को भी उतना ही वाइल्ड और उतना ही टॉक्सिक बना दिया है, या हर चीज़ को उस डाउटफुल की नज़र से देखने वाला बना दिया है कि लड़की कोई भी चीज़ को फेयरली और क्लियरली नहीं देख सकेगी। वो ऑलरेडी इतनी शक वाली हो गई है कि उसके दिमाग में इतना शक पहले ही भर दिया गया है। तो आप लड़की को चेकआउट करने से पहले लड़की की माँ को ठीक से आप समझें, देखें, एंड फिर आप ये बात का अंदाज़ा लगाएं। आपको आइडिया लग जाएगा कि उनका क्या सिस्टम है, कैसे उनका रहन सहन है, इस सब का। तो जो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो रेड फ्लैग्स यहीं से आइडेंटिफाई हो रहे हैं और यहाँ से ईजिली आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स हो जाते हैं।
फिर एक और मतलब प्रिकॉशन है, और ये मे बी बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, पर क्योंकि इसमें मैं किसी एक चीज़ को बहुत ही स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करूँगा, और ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे अगल बगल के एक्सपीरियंस में, और मेरे डे टू डे एक्सपीरियंस में, मेरे जो भी मेरा नेटवर्क ऑफ पीपल है, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैंने ये चीज़ वहाँ पे भली भांति देखी है, चेक करी है, वेरीफाइड करी है कि अगर आपको शादी करनी है और आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो, उत्तर प्रदेश के अगर आप नहीं हो, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के यहाँ आप शादी नहीं करो। उत्तर प्रदेश वालों को उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले लोगों से शादी करनी चाहिए। जो आप ये समझो, शादी के केस में उत्तर प्रदेश एक अलग कंट्री है, तो जो नॉन उत्तर प्रदेश लोग हैं वो नॉन उत्तर प्रदेश वालों से शादी करें, और उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश वालों से शादी करें। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है, और कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं, कितने लोग यूपी वाले हैं और इस चीज़ से एग्री करते हैं, ये प्लीज़ मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये बात कितनी सच है। यूपी के लोगों का कुछ अलग ही माइंडसेट, कुछ अलग ही टेम्परामेंट, अलग ही दिमाग की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, जो बाहर की सिटीज़ के, जो नॉन यूपी वाली सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम नहीं होती। और इसमें कोई अच्छे बुरी वाली बात नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं यूपी वाले सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे। हम किसी को क्लासीफाई नहीं कर रहे कि ये खराब वो अच्छा। यूपी वाले को हम कोई खराब नहीं बोल रहे, आप सबसे अच्छे हो, सुपीरियर हो, पर बाकी लोग जो इन्फीरियर हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है इन सुपीरियर के साथ जाके अपना रिलेशनशिप जोड़ने की, क्योंकि कुछ अलग ही वेवलेंथ है वहाँ पे। यूपी की हवा ही कुछ ऐसी है कि न जाने वहाँ पे सब में ही कुछ ना कुछ थोड़ा सा नवाबी पना सा है। सब अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शहंशाह टाइप का समझते हैं। लॉ से वहाँ ज़्यादा काम नहीं चलता, वहाँ ज़्यादा काम चलता है जुगाड़ से, कनेक्शन से। वहाँ लॉ को तोड़ना मतलब यू आर समथिंग, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग यू कैन शो योर स्ट्रेंथ बाय ब्रेकिंग द लॉ। आप लॉ जब तक तोड़ोगे नहीं तो उससे क्या फ़ायदा। तो वहाँ इतनी जुगाड़े हैं, वहाँ आराम से जिस चीज़ की चाहो आप डिग्री खरीदो। वैसे तो ये सब जगह होता है, पर मैं ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जहाँ ईजीली क्वालिफिकेशंस आप खरीद लो, आप जॉब खरीद लो, आप इंस्टीट्यूट्स भी जो हैं वो भी जान पहचान के निकाल लो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन जो प्रोफाइल आपको दिख रहा है, जो बायोडेटा में आपको दिख रहा है, यू डोंट रिलाई ऑन दैट, यू गो फॉर टू चेक, यू ट्राई टू चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं। अगर जो MBA की डिग्री लेके भी 5 साल घर में बैठा है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या उसको मार्केट का पता होगा। तो ये चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरी है। सेकेंडली, यूपी में क्या है, लॉ को थोड़ा सा ना मानना ही बेटर माना जाता है, यही थोड़ा सा वहाँ का स्टेटस सिंबल होता है, क्योंकि लॉ तो कॉमन पीपल मानते हैं। अब जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद में रहते हैं, जहाँ की लॉ की कंप्लाइंस यूपी से, छोटे शहरों से, वहाँ के गाँव से, कस्बों से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है दिल्ली NCR और इन टाइप की बड़ी सिटीज़ का जो एक एनवायरनमेंट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होगा कि वहाँ में रहने वाला जो इंसान है वो लॉ बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा फॉलो करेगा, चाहे वो ट्रैफिक के हों, चाहे वो कहीं और के हों। पर वहाँ ऐसा नहीं है। यूपी में क्या है, आप गाड़ी की पार्किंग कर दो, और पार्किंग से जब निकलते टाइम पार्किंग के पैसे देने का जब टाइम आए तो गाड़ी का हूटर चला दो, जिसमें वो सायरन बजता है, VIP वाला सायरन। तो पार्किंग के पैसे भी आपके माफ़, आप बिना पार्किंग के पैसे दिए चले जाओ। आइसक्रीम वाले से आप आइसक्रीम खरीद लो, चाहे वो 10 खरीदो चाहे 12 खरीदो, उससे आइसक्रीम लेके बिना पैसे दिए चले जाओ। और लॉजिक पूछने पे ये बताओ कि यार इससे के यहाँ तो हम अक्सर आते जाते रहते हैं, हम यहीं तो रहते हैं बगल में, इसको फिर कभी दे देंगे। वाह, क्या तरीका है, क्या वही है ना, ये मेंटल अप्रोच की बात है, सोचने की बात है, पर ये थॉट प्रोसेस लेवल पे ही कुछ ना कुछ में बड़ा डिफरेंस है। फिर मैं वेवलेंथ मैच करने की बात ये कह रहा हूँ कि बड़ी सिटी में रहने वाले जो चैलेंजेस होते हैं वो यूपी के छोटे शहर, छोटे गांव, छोटे टाउन से आने वाले लोग उससे अवेयर नहीं है कि वहाँ बड़े शहरों में पार्किंग भी एक हैसल है, कम्यूटिंग भी एक हैसल है, और ट्रैफिक का रूल्स का फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं, दूरियां इतनी ज़्यादा हैं, टाइम इतना ज़्यादा लगता है। तो हर चीज़ जो ईजिली दिखती है ना होती हुई, जो शादी से पहले में भी आपको दिखती हो आपके टाउन में, आपके गांव में, आपके छोटे शहर में,
वो उतनी इजीली डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट बड़े शहर में होना थोड़ा सा टफ है। फिर उनको यूपी के जो छोटे गांव छोटे शहरों से जो लोग हैं उनको लखनऊ सबसे बड़ा दिखता है। नहीं, लखनऊ को वो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल हब है या आईटी हब है, पता नहीं क्या है। जबकि ना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पे इतनी मेजर है, ना कोई वहाँ मेजर सर्विस इंडस्ट्री है, ना कोई आईटी हब है, ना कोई वहाँ की रियल एस्टेट बहुत एक्सीलेंट कर रही है, ना रेंटल यील्ड या कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत बढ़िया हो। न जाने वहाँ पे ऐसा क्या है जो, पर वहाँ ये है कि जिसके पास कुछ नहीं तो उसके पास जो कुछ भी अच्छा है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरह जो यूपी के आउटसाइड लखनऊ के लोग हैं, जो गरीब हैं, वो लखनऊ में आते हैं काम करने, नौकरी करने, और जो बाहर के अमीर हैं वो लखनऊ में आते हैं आराम करने, अय्याशी करने, शॉपिंग करने। तो और वो ट्रीट ऐसा करते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी। यूपी के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, उसमें ख़ास तौर से जो मदर हैं, उनकी एक बहुत ही एक वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेस में है कि उनका दामाद या उनकी बहू सबसे बेटर हो। अब अच्छा दामाद अच्छी बहू होने की इच्छा कोई गलत नहीं है, पर इस रेस में होना कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि मेरा दामाद ही सबसे अच्छा है, मेरी बहू ही सबसे अच्छी है, इस रेस में वहाँ की सब माएँ लगी हुई हैं, सब सासू माँ लगी हुई हैं। क्योंकि अलग अलग बातों को, चाहे वो दामाद की या बहू की, किसी की भी हो, अलग अलग बातों को जिससे तारीफ मिलने की उम्मीद है, जिससे अच्छी वाहवाही मिलने की उम्मीद है कि वाह क्या बहू चुनी है, वाह क्या दामाद चुना है, ये फील पाने की उम्मीद है। वहाँ पे तो आपकी बातों को हाईलाइट करा जाता है, ब्रॉडकास्ट करा जाता है। पर जहाँ पे ये सोचने को मिले कि यार क्या आपने तो गलत डिसीजन ले लिया, आपने तो ठीक ये नहीं करा, तो वहाँ पे वो चीज़ छुपा ली जाती है, हाइड कर दी जाती है बहुत ही कन्वीनियंटली। तो ये क्योंकि रेस में हमें फर्स्ट आना है कि हमारा जो हमने दामाद या बहू चुनी है वो सबसे बेस्ट है। फिर वहाँ की मदर्स के पास एक सुपर पावर ये होती है कि 2 घंटे में वो पता कर सकती हैं किसी भी घर की हिस्ट्री या ज्योग्राफी क्या है। अब ये जब सुपर पावर इनके पास होती है तो मैं यही लड़के वालों से भी कह रहा हूं कि ये सुपर पावर आप भी यूज़ करो। इससे रेड फ्लैग्स का पता लगता है, इससे किसी भी घर में क्या स्टैंडर्ड है, किस टाइप के वो लोग हैं, क्या रहन सहन है, उठना बैठना है, ये सब चीज़ों का देखना परखना से ही पता लगता है। तो जो वहाँ की मदर क्लेम करती हैं कि 2 घंटे में हम कहीं की भी हिस्ट्री ज्योग्राफीज एकदम पता लगा लें क्या, और एक से एक मतलब एक्यूरेटली हम पता लगा सकते हैं। तो अगर ये एक्यूरेटली आप पता लगा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये आप में बहुत एक्सीलेंट टैलेंट है। इस टैलेंट को अपने घर में होने वाली शादियों में या अपने रिश्तेदारियां या पड़ोसियों में होने वाली शादियों में आप यूज़ करो। और अगर आपके अनफॉर्चुनेटली अगर आपके बच्चों के केस में अगर हैप्पी मैरिड लाइफ ना हो पा रही हो, देन यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो फिर जब आपके पास ये सुपर पावर थी तो एटलीस्ट आपके बच्चों की लाइफ तो खराब होनी ही नहीं चाहिए, एकदम बल्ले बल्ले होनी चाहिए। तो एक ये सुपर पावर उनके पास होती है। तो मेरा अब तो ये माना मैंने थोड़ा सेंसिटिव और कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था, पर ये चीज़ का बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई करने के लिए का एक ये बहुत वाइटल पार्ट है। अगर इस पे और ध्यान दे देते, जैसे कि अतुल ने नहीं दिया, तो केस के कई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं केस के ख़राब होने के। तो रेड फ्लैग आप जितना बेटर ढंग से आप एनालाइज पहले कर लो, आइडेंटिफाई कर लो उनको ठीक से। और रेड फ्लैग कैसे बनते हैं, कैसे आप उनको पकड़ सकते हो, वो इसलिए मुझे ये चीज़ बतानी पड़ी। और ये मैंने वीडियो में काफ़ी लेट बताई है ताकि जो इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। और इस क्योंकि पॉइंट तक जो देख रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हाईली कंसर्न होगा, समझदार इंसान होगा, वो इस चीज़ का महत्व ज़रूर समझेगा। और आप में से जितने भी लोग इस यूपी वाली बात से एग्री करते हो, प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को जान के अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठता है भाई कि किन लड़कों को शादी करनी चाहिए। भैया लड़कों को उन लड़कों को शादी करनी चाहिए जिन लड़कों में दम है, जिन लड़कों में एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स, रेडिकल स्टेप्स उठाने की हिम्मत है, हौसला है, सिर्फ उनको ही शादी करनी चाहिए। क्योंकि लॉ तो भ्रष्ट सबके लिए है और सिस्टम जो खराब सबके लिए है, उसमें सर्वाइव वही करेगा जो उस टाइम पे जिंदगी को बचाना जिसको आता हो। शादी बचाने से बहुत बड़ा
काम है, बहुत बड़ी और ज़रूरत की चीज़ है ज़िंदगी को बचाना। तो ज़िंदगी को वही बचा पाएगा जो सरवाइव कर सकेगा, नहीं तो नहीं बचा पाएगा। तो वही लड़के शादी करें जो दम रखते हैं, हौसला रखते हैं, करेज रखते हैं। लड़के एक्चुअली हो क्या रहा है, लड़के तो होते जा रहे हैं लड़कियों जैसे सॉफ्ट, इमोशंस दिखाने वाले और ऐसे। तो दिक्कत आ रही है ये लड़कों को, भाई पैसे कमाने हैं और इमोशंस फालतू के नहीं दिखाने हैं, ठीक है। और लड़कियां उल्टा ये हो रही हैं कि उनको लड़कों से होड़ करनी है कि करियर में एक्सेल करना है और अच्छी जॉब करनी है और हाई पेइंग जॉब करनी है, और करियर का वो प्रेशर फिर वो उसको नहीं ले पाती, उसे कोप अप नहीं कर पाती, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, ये सब होता है। मैं ये नहीं कह रहा सब फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम है या सबके संग ये सिचुएशन आती है, बट मैक्सिमम के साथ ये आती है। बहुत ही कम एक्सेप्शंस होते हैं जो इस चीज़ को, जो लड़कियां इस चीज़ को ऐसे अचीव कर लेती हैं। तो लड़के लड़कियां जैसे बनते जा रहे हैं, जरा सा कुछ हो गया, ओ आपने मुझे पूछा नहीं, ओ मुझे दुख हो गया, मैं हर्ट हो गया। ये सब क्या है? आपका काम है पैसे कमाओ एंड इमोशंस को कंट्रोल में रखो, इमोशन लेस बनो, ठीक है। आप ऐसे आप अगर, तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है, यही तो सत्यानाश होने का कारण हो रहा है। और क्या हो रहा है अब इस वीडियो के एंड में फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो केस हुआ है, इस केस से मुझे एक पर्पस मिला है कि मैं किस और चीज़ के लिए अपने एफर्ट्स और अपना टाइम लगा सकता हूँ। और इसी पर्पस के लिए ये वीडियो मेरा एक अटेम्प्ट है मेरी आवाज़ को उठाने का। और आप सब इस वीडियो को खूब सपोर्ट करो, खूब अच्छी तरह से कमेंट्स में सपोर्ट करो कि वी वांट जस्टिस फॉर अतुल, हमें अतुल के लिए जस्टिस चाहिए। और जितने ज़्यादा लोग इस जस्टिस को सीख कर रहे हैं, प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाएं, अपना फीडबैक छोड़ के जाएं। जितने ज़्यादा कमेंट्स आप इस कमेंट बॉक्स में डालोगे, उतना ही ये वीडियो वायरल होगा। एंड फ्रेंड्स, इस कोशिश करिए इस वीडियो को या इस केस में जो मुद्दा आया है उस मुद्दे को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का, और इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। इसमें लॉज में रिफॉर्म आना चाहिए। इंडिया के पॉलिटिशियंस को इस टाइप के मुद्दों पे बात करनी चाहिए जिससे फैमिलीज टूट रही हैं, बेवजह टूट रही हैं, और लॉ भी उनको नहीं बचाने में असहाय है, असक्षम है। जैसे कि 2012 में निर्भया केस हुआ था उस निर्भया केस में अपोजिट सेक्स के लोग जो मेल्स थे वो आगे आए, वो आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने भी समझा कि जैसे कोई चीज़ निर्भया के साथ हो सकती है, क्या वैसे ही कोई चीज़ कभी ना कभी उनके घर की भी तो बेटी के साथ, उनकी भी बहनों के साथ हो सकती है। सॉरी फ्रेंड्स। तो जैसे कि ऑपोजिट सेक्स के लोग आगे आए, उनको भी लगा उनकी भी जो घर की फीमेल्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो उनकी बेटियां हैं वो भी सेफ नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए वो आगे आए। सिमिलरली उसी तरीके से एकदम उसी तरीके से सिमिलरली मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो फीमेल्स हैं वो आगे आए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आपके भाई, आपके बेटे भी सेफ नहीं हैं फ्यूचर में। ये लॉ उनके लिए भी उतना ही टफ हो जाएगा जितना कि टफ वो अतुल के लिए हुआ है। उनका भी जस्टिस पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना ये मुश्किल अतुल के लिए हुआ है। जैसे कि एक मूवमेंट पहले चली थी मी टू, अब हमें ये मूवमेंट चलानी है मैन टू। हमें वी शुड सीक जस्टिस फॉर अतुल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सीख करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ के जाएं। एंड फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो सोल इस दुनिया को छोड़ के गया है, भगवान उस सोल को शांति दे, उस आत्मा को वो शांति दे। एंड इस वीडियो के थ्रू अगर मैं आप लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने में सफल हुआ
रेड फ्लैग्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें सफल हुआ। ऑल्टरनेटिवली आपके पास क्या रास्ते अवेलेबल हैं, क्या अप्रोचेज अवेलेबल हैं, मैं इसमें सफल हुआ। और आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा, फ़ायदेमंद लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।